बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है जलवायु। और इसी कड़ी के अंतर्गत हमने पढ़ना शुरू कर लिया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाविधि। और बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में विस्तार से पढ़ा। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं हम हमारे उसी चार्ट पर। यह आपका फेवरेट चार्ट बन चुका होगा अब तक। बार बार हम देखते हैं इसको कि भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु से और शीत ऋतु में। ठीक है बच्चों, तो ग्रीष्म ऋतु में भारत के 90% भाग में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है बच्चों, तो हम ग्रीष्म ऋतु भारत में किस प्रकार से आती है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से कोरियालिस बल के विक्षेपण की वजह से भारत में पहुंचती है, ये भी हमने पढ़ लिया। और हमने ये भी पढ़ लिया कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा किस प्रकार से केरल में 1 जून को दस्तक देती है, मानसून का प्रस्फोट होता है और किस प्रकार से पर्वतीय स्थलाकृतियां अरब सागर की शाखा को प्रभावित करती है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में विस्तार से। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना तक तो आ चुके हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों कि किस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये देखिए बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। और बच्चों ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये भारत में किस प्रकार से प्रवेश करेगी, कैसे कैसे प्रवेश करेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये इन तटीय मैदानों पर वर्षा नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये इस दिशा से प्रवेश करेगी। ठीक है, तो एक बात तो आपने नोटिस कर ली है कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो पूर्वी तटीय मैदानों पर वर्षा नहीं कर पाएगी। यहाँ पर वर्षा होगी लेकिन बच्चों कुछ अन्य कारणों से होगी। जैसे कि तमिलनाडु पर तो हमने देख लिया था कि तमिलनाडु तट पर किससे वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से और लौटते हुए मानसून से, मिक्स कारणों से वर्षा होती है। ठीक है, जबकि इन तटीय मैदानों में वर्षा होगी चक्रवातों से। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो लिखना शुरू करते हैं बच्चों इसके बारे में हम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ये है दक्षिण पश्चिम दिशा, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिमी दिशा। ठीक है बच्चों, तो दक्षिण पश्चिम से ये किस तरफ जा रही है? उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है ना? समझ में आ गया आपको कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और इसी कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा स्वाभाविक रूप से पश्चिमी शाखा से पश्चिमी घाट से टकराती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये किससे टकराती है? इससे तो टकरा जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती इसको। और पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा कर देती है। ठीक है ना, हमने देखा था कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर शाखा से वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, परंतु बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण पूर्वी घाट से टकरा नहीं पाती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इस उत्तरी पूर्वी मैदान से टकरा नहीं पाती है। आगे लिखेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर पूर्व में ही प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बना के देखते हैं कि किस प्रकार से ये इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। अरब सागर शाखा पश्चिम मालाबार तटीय मैदान पर वर्षा करती है, परंतु बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं कर पाती है। तो ये डिफरेंस है अरब सागर की शाखा में और बंगाल की खाड़ी की शाखा में। ठीक है ना बच्चों, तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जो अरब सागर शाखा है वो तो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट से नहीं टकरा पाती है। इसकी वजह क्या है कि इसकी दिशा भी वही है। ठीक है, जो हाल अरावली पर्वत श्रेणी के हुए थे दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कि अरब सागर शाखा में, वही हाल किसका होता है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों का होता है। ठीक है, और इसी वजह से पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं हो पाती और यहाँ वर्षा हो जाती है। तो आप लिख लेंगे, बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर में प्रवाहित होकर मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर शिलोंग पठार है, आप ये देखेंगे, यहाँ पर एक बार डायग्राम देखते हैं, ये देखिए, तो ये है बच्चों शिलोंग पठार, मेघालय का शिलोंग पठार है। तो सबसे पहले ये कहाँ टकराती है? सबसे पहले ये टकराती है शिलोंग पठार में। और शिलोंग पठार में भी 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों,
ये आपकी बुक में है, ये डायग्राम आप आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है गारो, खासी और जयंतिया। और बच्चों इन तीनों पर्वत श्रेणियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है खासी पर, ठीक है। और यहीं पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, चेरापूंजी और मासिनराम, ठीक है बच्चों। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? मासिनराम होगा। यानी कि मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है बच्चों? 1080 सेंटीमीटर, है ना, बहुत अच्छी वर्षा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरब सागर की शाखा से यहाँ पर केरल के मालाबार तट पर वर्षा होती है, लेकिन कितनी होती है बच्चों? 250 सेंटीमीटर होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जब सबसे पहले मेघालय के पठार से टकराकर खासी पहाड़ियों में जब वर्षा करती है तो वहां पर होती है 1080 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा की बात करें बच्चों, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से इस स्थान पर सबसे पहले भी वर्षा होती है और सबसे अधिक भी वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों ये जो शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहाँ पर असम की एक सुरमा घाटी है और ये जो ब्रह्मपुत्र घाटी है यहाँ पर वर्षा करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से वर्षा होती है। इसके बाद में बच्चों जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो हुगली नदी के पास से उत्तर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और उत्तर भारत में प्रवेश करते हुए कोलकाता, इलाहाबाद, ठीक है बच्चों, ये रहा इलाहाबाद, कानपुर, पटना में और दिल्ली तक वर्षा करती है। और राजस्थान में भी बंगाल की खाड़ी से की शाखा की वजह से ही बारिश होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से पूर्वोत्तर भारत में और शेष उत्तर भारत में वर्षा हो रही है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, गुरु शिखर तक तो पढ़ लिया था कि अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। और बाद में बच्चों अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में मिल भी जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो शिवालिक श्रेणी से टकराती है। दिख रही है बच्चों आपको ये शिवालिक श्रेणी? और शिवालिक श्रेणी से टकराकर उत्तर भारत के मैदानों पर वर्षा होती है, ठीक है बच्चों। और कुल मिलाकर 15 से 20 जुलाई तक पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी पवनों के अंतर्गत आ जाता है, चाहे वो अरब सागर की शाखा हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब हम लिखेंगे इसके बारे में जो भी अभी हमने बोला। शिलोंग पठार पर 3 पहाड़ियों पर वर्षा होती है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है बच्चों। तो याद रहेगा ना आपको, यहाँ पर है गारो, खासी, जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों में से भी सबसे ज्यादा खासी पहाड़ियों पर वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी व मासिनराम, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जो विश्व की सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है, ठीक है बच्चों। तो ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जबकि मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ही होती है। और मालाबार तट पर कौन सी शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय में शिलोंग पठार पर टकराने के बाद में असम की सुरमा घाटी व ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचकर वर्षा करती है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या देखा था कि इस प्रकार से ये गारो, खासी और जयंतिया है और यहाँ पर है असम की सुरमा घाटी और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र घाटी। शिलोंग पठार से टकराने के बाद हुगली नदी के मुहाने से पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर भारत में यह प्रवेश करती है और ये शाखा कलकत्ता, पटना, कानपुर, इलाहाबाद होती हुई दिल्ली पहुंचती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने वार्षिक वर्षा लिखी है कि कोलकाता में कितनी वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर, पटना में होती है 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में होती है 56 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है उसमें भी कमी आती जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। और पश्चिमी विक्षोभ में उल्टा हुआ था। जब पश्चिमी विक्षोभ आया था तो क्या होता था? पश्चिमी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती थी और पूर्व में कम होती थी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको रिलेट करना है कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो जैसे जैसे पश्चिम भारत की तरफ जाएगी वैसे वैसे इनकी नमी में कमी आ जाती है ना बच्चों। जब ये इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा कर चुकी होगी तो यहाँ तक आते आते तो इनमें नमी कमी बच जाएगी, जिसकी वजह से तो राजस्थान में कम वर्षा होती है, ठीक है। तो लिखे इसके बारे में हम।
वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है क्योंकि हवा की नमी कम हो जाती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी कम ही वर्षा होती है ना बच्चों। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अरब सागर की शाखा से भी गुरु शिखर तक वर्षा हो पाती है। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रेणी क्योंकि उन हवाओं के समानांतर होती है, इसीलिए अरब सागर की शाखा से वर्षा नहीं हो पाती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी जब तक राजस्थान में पहुंचती है तब तक क्या होती है, उसमें नमी की मात्रा कम हो चुकी होती है। फिर बच्चों हमने देखा कि शिवालिक श्रेणी से ये शाखा टकराकर उत्तर भारत के मैदान में वर्षा करती है। पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये देखिए बच्चों, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा नहीं हो रही है। तमिलनाडु में का जो कोरोमंडल तट है वहां पर तो किससे वर्षा होती है बच्चों, वहां पर तो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। मैंने आपको बताया था ना, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और इन तटों पर जो बाकी के तट है यहाँ पर होती है चक्रवातों से वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। अत्यंत शक्तिशाली तूफान होते हैं जिनसे अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम इसके बारे में, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तट पर विनाश भी होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, ये देखिए, ये किससे होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है। तो कुल मिलाकर भारत में सभी जगहों पर वर्षा होती है, लेकिन अलग अलग सिस्टम से वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये है अरब सागर की शाखा और ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और जिसकी वजह से ये जो पूर्वी तटीय भाग है अछूता रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो आ गए हैं हम हमारे उसी चार्ट के ऊपर और हमने जान लिया है कंप्लीट चार्ट आज। जी हाँ बच्चों, हमने भारत में वर्षा की 2 ऋतुएं देखी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाविधि हमने देखी कि किस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें 0 डिग्री अक्षांश पर आकर कोरियालिस बल की वजह से विक्षेपित होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून बन जाती है। और अरब सागर शाखा के बारे में और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा। उसी प्रकार बच्चों हमने शीत ऋतु में भी पढ़ा कि पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में, और उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये जो आज का भाग है समाप्त हो जाता है, यानी कि हमने इस चार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। और बच्चों भारत में जो शीत ऋतु है उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे मानसून किस प्रकार से लौटता है। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार से मानसून आता है उसी प्रकार से मानसून लौटता भी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।